ओके, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? परफेक्ट कंपटीशन किया था। इस क्लास में हम लोग सेकंड जो मार्केट टाइप है दैट इज मोनोपोली, हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, मोनोपोली में सबसे पहले हम फीचर्स की बात करेंगे कि मोनोपोली मार्केट का जो फीचर है वो कैसा होता है, देन उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट के बारे में बात करेंगे, और जो प्रॉफिट कंसर्न है कि मोनोपोली मार्केट में प्रॉफिट किस तरीके से हम जो है अर्न कर सकता है एक फर्म। कौन कौन से प्रॉफिट्स होते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉसेस। ठीक है, दैट्स इट, इतना ही आज करेंगे। इसके बाद इसका जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं मोनोपोली। सबसे पहले इसके फीचर्स से हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मोनोपोली का जो फीचर है वो क्या आता है? सिंगल सेलर, है ना। परफेक्ट कंपटीशन को साथ साथ हम कंपेयर करते चलेंगे सो दैट कि आपको वो भी याद आ जाए अगर नहीं पढ़कर आए हो तो। ठीक है, रिवाइज तो किया नहीं होगा, नहीं किया ना? वेरी गुड। सिंगल सेलर मोनोपोली एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहां पर बायर लार्ज नंबर में हो सकता है, बट सेलर कैसा होगा? एक ही सेलर होगा, है ना। एक ही सेलर होने का क्या मतलब है? पूरे मार्केट को खुद ही देखना, वही फर्म है, वही इंडस्ट्री है, सब कुछ वही है ना। इसका एग्जांपल कोई दे सकता है मोनोपोली का? रेलवेज, है ना। चलिए नेक्स्ट है, देखिए इसका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कैसा होता है इसका? हाईली डिफरेंशिएटेड। परफेक्ट कंपटीशन में कैसा प्रोडक्ट था? होमोजीनियस, है ना। होमोजीनियस का मतलब सेम प्रोडक्ट है। अगर किसी की शॉप पे कुछ आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, सेम वही आपको दूसरे की शॉप पे भी मिलेगा। बट यहाँ पर मोनोपोली है, मोनोपोली में क्या होगा? आपको प्रोडक्ट भी डिफरेंट मिलेगा, आपका प्राइस भी डिस्क्रिमिनेटेड होगा। ठीक है, प्राइस डिस्क्रिमिनेटेड मतलब अलग अलग प्राइस चार्ज करना, है ना। किसी से कुछ प्राइस चार्ज कर रहा है और किसी से कुछ प्राइस चार्ज कर रहा है, क्योंकि सिंगल सेलर है, उसका जो मन करे, जिसको जितना प्राइस पर वो प्रोडक्ट देना चाहे उतने प्राइस पर वो प्रोडक्ट दे सकता है। नो फ्रीडम ऑफ एंट्री, क्योंकि मोनोपोली है यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एंट्री नहीं है। फ्रीडम ऑफ एंट्री कहाँ पर था? परफेक्ट कंपटीशन में फ्रीडम ऑफ एंट्री नहीं है, यहाँ पे एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। अगर फ्रीडम ऑफ एंट्री होगा तो फिर मोनोपोली रहेगा नहीं ना, फिर तो सेलर्स बढ़ जाएंगे। जब सेलर्स बढ़ जाएंगे तो फिर मोनोपोली कहाँ रहा? सिंगल सेलर तो हो नहीं पाएगा ना। और बताओ, प्राइस के मामले में फर्म जो है दैट इज इक्वल टू इंडस्ट्री, है ना। फर्म को हम बोल सकते हैं ये फर्म है तो इंडस्ट्री है, तो यही है, एक सिंगल सेलर है। अगर हम बात कर रहे हैं रेलवेज की, ठीक है, तो ये फर्म हो या इंडस्ट्री का है तो सब कुछ यही है ना। एक सेलर है, फर्म क्या होता है? अ सिंगल यूनिट, इंडस्ट्री कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दैट यूनिट। जब यहाँ पर सेलर सिंगल है, वही अपने आप में फर्म है, वही अपने आप में इंडस्ट्री है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि फर्म और इंडस्ट्री एक है, तो प्राइस मेकर हुआ या प्राइस टेकर हुआ? मेकर। यही प्राइस बनाएगी, यही प्राइस टेक करेगी। ठीक है, तो कोई डिफरेंशिएशन पार्ट नहीं है कि ये प्राइस टेकर होगा, प्राइस मेकर होगा। सिंगल सेलर है, वही फर्म है, वही इंडस्ट्री है, वही प्राइस मेक करती है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका फीचर है, जो लॉ ऑफ डिमांड है क्या यहाँ पर एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। और कौन कहता है नहीं होगा? कौन कहता है एप्लीकेबल होगा? रीजन होना चाहिए प्रॉपर। वहां सब कहते हो कि एप्लीकेबल नहीं होगा। गौरव नहीं होगा। सूर्या मैं वो सप्लायर ही अकेला है, अगर वो मार्केट में सर्वाइव कर रहा है इसमें लोगों को डिमांड है ना उसकी। मुस्कान होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैम सेलर अकेला है, बायर तो बहुत सारे ना। कोई एक भी नहीं है जो ये कहता है एप्लीकेबल होगा। रीजन ठीक नहीं है वो। नहीं, देखो रेलवेज है, ठीक है, सुनो तो 20 रुपीज है किसी टिकट की प्राइस। सिंगल सेलर है, प्राइस बढ़ के हो गई 20,000। ट्रैवल करोगे? इतना हो गया। Assume. Economics is all about assumption. तो what will you do? इसमें क्या करोगे? Listen. प्राइस बढ़ गई, ये हो गई है। सिंपल आंसर चाहिए, क्या करोगे? जाओगे, ट्रैवल करोगे या नहीं करोगे? नहीं
करोगे, ठीक है। मैम अगर ट्रांसपोर्ट का मीन रेलवे है तो उससे करेंगे। ट्रेन ही जाती है। अच्छा सपोज करो आप लोग कहीं से बिलोंग करते अरे हो, मार्केट में मोनोपोली का मतलब एक ही सेलर है, तो हम कहीं और से सामान ले नहीं सकते, Substitute तो इसका तो है मतलब ही रेलवे हमारे पास कार बाइक कुछ है ही नहीं जाने के लिए, तो हम रेलवे से ही जाएंगे वहाँ उसने से। सब्स्टिट्यूट को नहीं बोला, क्लोज सब्स्टिट्यूट। तब भी जाओगे, नहीं जाओगे, मैं भी वहाँ से सामान लेना तब भी जाओगे, हम अपने घर में ही जाओगे। मैं वहाँ से सामान लॉजिक को समझो, मजाक मत करो इस चीज को, लॉजिक को समझने की कोशिश करो। प्राइस 20 रुपीज है, ठीक है। एक आम आदमी बात सुनो, 20,000 अगर वो ट्रैवलिंग के देगा या 1,20,000 ट्रैवलिंग के देगा तो खाएगा क्या? सपोज करो तुम लोग किसी पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हो और तुम लोग ट्रेन यूज करते हो, रेलवेज यूज करते हो अपने किसी नेटिव लैंड पर जाने के लिए, जहाँ 20 रुपए एक पर्टिकुलर टिकट की प्राइस पे कर रहे थे, वहीं अब प्राइस बढ़ाकर 20,000 रुपए हो गई। या दूसरा एग्जांपल लो, अगर सपोज मैं कहूँ पूरे वर्ल्ड में एक मैं ही इकलौती हूँ जो इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ और मेरे इकोनॉमिक्स के एक लेक्चर की मैं चार्ज करती हूँ 50,000 पर लेक्चर। पढ़ोगे? छोड़ देंगे। हम घर बैठ के पढ़ लेंगे, हम नहीं देते। ये तो ये कोई छोड़ दी। हम घर बैठ के पढ़ लेंगे, हम नहीं देते। समझ रहे हो? ट्रेन से क्यों जाएंगे, हम पैदल चले जाएंगे, हमारे 7 लाख रुपए बचेंगे। समझ रहे हो? अफेक्ट करता है, प्राइस बढ़ा तो आपकी डिमांड पर अफेक्ट होता है। सिंगल सेलर जिसका मतलब ये कि अगर वो लाख चार्ज करेगा, 2 लाख, कुछ ना मर्जी अगर बढ़ा दे, तुम उसको यूज करोगे ही करोगे, उस प्रोडक्ट को परचेज करोगे ही करोगे। ऐसा नहीं है ना। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, जब प्राइस बढ़ेगी तो हम उसकी डिमांड कम कर देते हैं। तो वो डिपेंड करता है किस रेंज में बढ़ती है। अब देखो जो अभी तुम ये क्वेश्चन कर रहे थे ना, उसका आंसर सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है। अब बताओ इसकी इलास्टिसिटी कैसी होगी? इलास्टिसिटी कैसी होगी? रिलेटिवली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक। अब समझ आया इसका आंसर? यस मैम। रिलेटिवली इनइलास्टिक मतलब जितने आपके प्राइस में चेंज आएगा उसके कंपैरिजन में कम आपके डिमांड पर इफेक्ट पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि सिंगल सेलर है, आपको उससे परचेज करना पड़ेगा। देखिए अगर इतने भी प्राइस हो जाती है जिसके लिए नेसेसरी है, जिसके लिए इमरजेंसी है, जिसके लिए और कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो वो तो अवेल करेगा ही। चाहे तुम 1 लाख का 2 लाख कर दो, वो तो जाएगा ही जाएगा। बट कुछ ऐसे हैं जिनको लगता है नेसेसिटी नहीं है, तो वही क्यों हम इतना बेयर करें। हमें घूमने जाना है, जब 20 रुपए की टिकट थी अब 1,20,000 की होगी, नहीं जाना, हम कैंसिल कर देते हैं ट्रिप, छोड़ो। कम हुई ना डिमांड, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या हुआ? एप्लीकेबल हुआ। और इलास्टिसिटी कैसी है इसकी? रिलेटिवली इनइलास्टिक। समझ आया इसके फीचर्स? डन। ये देखो, ये जो फीचर्स होते हैं ना किसी भी मार्केट के, ये आपका बेस होता है। अगर आपको फीचर्स क्लियर है तो आगे सब कुछ आपको क्लियर होगा। डन है? चले तो इन सारे पॉइंट से परफेक्ट कंपटीशन याद कर पा रहे हो? ये परफेक्ट कंपटीशन में हमने क्या क्या पढ़ा था? यस मैम। एनी डाउट्स? नो मैम। नो? चले आगे? चलिए देखिए। अब इस मार्केट स्ट्रक्चर को समझने के लिए, जैसे हमने लास्ट मार्केट स्ट्रक्चर में क्या कौन से 3 पॉइंट्स पढ़े थे? इक्विलिब्रियम और प्रॉफिट। प्राइस, इक्विलिब्रियम और प्रॉफिट्स, वही 3 चीजें हर एक मार्केट में हम लोग स्टडी करेंगे। जो परफेक्ट कंपटीशन में आपने पढ़ा था वो बेस था, वही सारी चीजें हम इसमें लेके चलेंगे। बुक रीड आउट करने के लिए टाइम मिलेगा तब रीड आउट कर लेना। अभी बुक रीडिंग करने के चक्कर में कॉन्सेप्ट क्लियर करने से मिस कर जाओगे, तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो, ठीक है? देखिए जो ये डायग्राम बनता है वो किसके बेसिस पर बनता है? जो हमने इलास्टिसिटी पॉइंट पढ़ा था ना, उसके बेसिस पर, ठीक है? सबसे पहले मैं बैक रिकैप रिवाइंड करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, उसकी इलास्टिसिटी कैसी थी? परफेक्टली कैसा था? डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यही था ना? और इसमें हमने दिस इज मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है? चलो अभी इसको भूल जाओ, ये हमने डिमांड कर्व कहा था इसका, ठीक है? पैरेलल क्यों था? क्योंकि उसकी इलास्टिसिटी कैसी थी? परफेक्टली इनइलास्टिक।
प्राइस कितना सिमिलर होगा, प्राइस सेम प्राइस पर कितने भी क्वांटिटी को वो डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि जो नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स है वो लार्ज क्वांटिटी में है। हमने ये कहा था कि डिमांड कर्व है, ठीक है, डिमांड कर्व इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू व्हिच इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, टेबल से क्लियर किया था, क्लियर है ना, याद आ रहा है, प्रवेश की क्लास अटेंड नहीं की थी ना, समझ में आ गया था, देखी थी वीडियो। हमने कहा था कि जो ये प्राइस है, ये प्राइस को डिटरमाइन कर रहा है, वही हमारी डिमांड कर्व है जो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल है। ये थी बात हमारी परफेक्ट कंपटीशन की। अब जब मोनोपोली की बात करें तो यहाँ पर हमारा डिमांड कर्व कैसा होगा, रिलेटिवली इनइलास्टिक में स्टीपर कर्व था ना, भूल गए, फ्लैटर था, स्टीपर था, स्टीपर, ये डिमांड कर्व होगा ना, बोल सकते हैं डिमांड कर्व इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, बोल सकते हैं, अच्छा ये बोल सकते हैं इट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, यस मैम, तोते की तरह रटी रटाई चीजें हैं, हाँ भर देंगे, नहीं हो सकता। अब पूछो क्यों, पूछो, नो मैम, मुझे लगा आंसर दे रहे हो। डिमांड इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू व्हिच इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, यहाँ पर ये मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बताओ, थोड़ा तो आइडिया लगाओ। इलास्टिसिटी अप्लाई हो रहा है और कुछ नहीं है, बताओ अंशी, देखो एक चीज डिफरेंस क्लियर हो रही है, यहाँ पर क्या था, स्ट्रेट लाइन था, ठीक है, यानी कि प्राइस कैसा था, कांस्टेंट था, बट यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट नहीं है ना। इसको भी हम नंबर से क्लियर करते हैं तो आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ आ जाएगा, जैसे हमने पिछली बार किया था। चलो कैलकुलेट करो, मैथ्स पढ़ते हो ना, प्राइस, क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू, ठीक है, सपोज तुम्हारे प्रोडक्ट की प्राइस है 8.4, बातें नहीं, ठीक है, टीआर क्या हो जाएगा, P into Q निकालो, कैंसिल ही बैठा वाला है, आप इस कहते में मत करनी है। हाँ अलाउड है, 19 मैंने पहले से कर रखा है, आपको पता था कि वहाँ पे तुम लोगों के पास कैंसिल होगा ना, अलाउड है कैंसिल हो, हाँ बिल्कुल अलाउड है। अच्छा ये यार कैसे निकलेगा बताओ, मैंने तो अगले पेज में ये बताया। टीआर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी है ना, क्या निकलेगा, जो P है ना तो मतलब ये वो ही निकलेगा, जो P होगा वही इक्वल होगा ना, पहले वाला तो कुछ नहीं आएगा, बाकी सब सेम है। और एमआर इसका डिफरेंस 9, इनका डिफरेंस तो सेम नहीं है ना। यस मैम। अच्छा हमारे इसका जो पहले 0 होगा, नीचे का कहाँ छूट गया, चेंज करेंगे एवरीथिंग इज परफेक्ट, ये तो सबसे ऊपर है बस, बस लेट इट गो, इसके सामने तो डैश आएगा। डैश कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो ठीक है। ठीक है ना। तो क्या पता चला यहाँ से, देखो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, यस मैम, is average revenue equal to marginal revenue? No. No, that means average revenue is not equal to marginal revenue. That is because कि हमारा प्राइस यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, परफेक्ट कंपटीशन में हमारा प्राइस कांस्टेंट था, जिसकी वजह से प्राइस गेट्स इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू एंड दैट विल गेट्स इक्वल टू
मार्जिनल रेवेन्यू, बट क्योंकि यहाँ पर प्राइस चेंजिंग है और हमारी इलास्टिसिटी कैसी है, स्टीपर कर्व बनेगा, सो दैट्स व्हाई हमारा एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, तो मार्जिनल रेवेन्यू होता कैसा है, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कैसा होता है, मार्जिनल रेवेन्यू, अब देखो तुम लोग इसमें इसके कंपैरिजन में मार्जिनल रेवेन्यू पर क्या इफेक्ट है, देखो अगर ये 9.5 है तो रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू कितना है 9, अगर ये 9 है तो 8, क्या पता चल रहा है, कम है। ठीक है, एक चीज आपको पता चली कि मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू से कम है। सेकंड पॉइंट, अब देखो इसमें डिफरेंस कितना है 0.5, डिफरेंस 1.5, धीरे 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 डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, सो द कर्व विल बी, ये आपका हो जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू। सबसे बड़ी बात, जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है जब आगे इसको कैलकुलेट करोगे, बट आपका एवरेज रेवेन्यू जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो हो जाएगा बट नेगेटिव में नहीं जाएगा। ठीक है, नेगेटिव में न जाने का रीजन क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि टोटल रेवेन्यू कभी जीरो नहीं दैट इज इक्वल टू प्राइस ना, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं सेलर हूं, तुम मुझसे कुछ परचेज करने आ रहे हो, आप प्रोडक्ट भी ले जाओ उसके साथ लो प्राइस भी ले जाओ, ऐसा होगा, दैट इज नॉट पॉसिबल ना। सो एवरेज रेवेन्यू जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। एमसीक्यू के क्वेश्चंस बनते हैं इनसे कि मोनोपोली मार्केट कंडीशन में क्या एवरेज रेवेन्यू नेगेटिव हो सकता है, तो योर आंसर विल बी नो। ठीक है, तो ये छोटी मोटी चीजें ध्यान रखना, हो सकता है ये बुक में ना मिले तो ये नोट कर लिया करो, नोट करने में कोई बुराई नहीं है, या अगर आपको लगता है वीडियो देख के हम बाद में नोट करेंगे तो वो आपके ऊपर है। ये हमारा हो जाएगा प्राइस। ठीक है, यहाँ पर हमने लिया क्वांटिटी, ये वाई एक्सिस, और यहाँ पर हमने बात की प्राइस की। तो यहाँ से समझ आया प्राइस कहाँ से हमने डिटरमाइन किया है। अब कौन सा गहन डिस्कशन हो रहा तुम दोनों के बीच में, अगर यहीं पे टाइम वेस्ट करोगे तो बिजनेस साइकिल रह जाएगा और फिर खुद से पेपर देना, मैं नहीं कराऊंगी। बताओ। जो पहला पॉइंट था है ना, क्या था, प्राइस, इक्विलिब्रियम आउटपुट प्रॉफिट्स। तो प्राइस हमने यहाँ से डिटरमाइन किया कि प्राइस कौन सा होगा, किसके इक्वल होगा, इस चार्ट से, इस डायग्राम से हमने क्लियर किया। तो प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, की एवरेज रेवेन्यू कर्व है, तो यही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, प्राइस का पॉइंट होगा। ठीक है, ये डिमांड कर रहे हो तो एवरेज रेवेन्यू विल बी इक्वल टू डिमांड, बट मार्जिनल रेवेन्यू इज नॉट इक्वल टू एवरेज कर्व। क्लियर है ये पॉइंट्स? सेकंड चले, इक्विलिब्रियम आउटपुट की तरफ, कि हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट कौन सा होगा। चलिए इसे में क्लियर करते हैं। अच्छा, इक्विलिब्रियम आउटपुट के लिए हम कौन से किस में रिलेशनशिप देखते हैं, किन दो चीजों को कंपेयर करते हैं, MC एंड MR, मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू। कंडीशंस वही सेम रहेंगे। क्या कंडीशंस थे, मार्जिनल कॉस्ट शुड बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, है ना, और मार्जिनल कॉस्ट कट्स मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो। कंडीशंस यही दो रहनी है, यही सारे मार्केट स्ट्रक्चर्स में फॉलो होंगी, तभी हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने ये एवरेज रेवेन्यू डिमांड कर्व है, आपका मार्जिनल रेवेन्यू है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व हमें पता है कैसी होती है, कैसी होती है मार्जिनल कॉस्ट कर्व, दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है जहां पर क्या है, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इक्विलिब्रियम आउटपुट। समझ आया, इक्विलिब्रियम आउटपुट। अब ध्यान देने वाली चीज देखो क्या है, तो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस कौन सा होगा, बताइए। मैं वो जो ऊपर कर, ये इसके सामने जो उसके ऊपर प्राइस जो कट कर रहा है, ये MC इज इक्वल टू MR कर रहा है। ठीक है, यहां से हमारा क्वांटिटी यानी कि इक्विलिब्रियम आउटपुट आ गया। स्टेप बाय स्टेप समझना, कहीं से कुछ मिस हो रहा है तो रिपीट कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक। अब हमें हमारा ये होता है ना, डिमांड है, सप्लाई है, तो ये प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी हो गई, है ना।
तो ये प्राइस हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो इसमें प्राइस कहाँ से आएगा? इसे ऊपर एक्सटेंड ये? इसे ऊपर एक्सटेंड करेंगे, इसको ऊपर एक्सटेंड करेंगे, क्यों? लाइन पे मिलाएंगे। ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं हो सकता? हो प्राइस सकता है ना? प्राइस नहीं है ना इसमें, प्राइस थोड़ी है इसमें, प्राइस नहीं है। प्राइस वाला का फ्लो क्या दूसरा कहना चाह रहे हैं ये? प्राइस बुक के अंदर डायग्राम मुझे पता है तुम बुक में देख के बोल रहे हो, इसलिए रीजन पूछ रहे हो। पहले देखा था, उसके बाद देखा बुक के अंदर। बताओ ये हो सकता है या नहीं हो सकता है? अगर लग रहा है तो बोलो, इसका रीजन क्लियर करेंगे ताकि लॉन्ग टर्म में तुम्हें समझ में आए। अक्टूबर में तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, पूरे नवंबर तुम्हारे मॉक टेस्ट चलेंगे, उस टाइम में कोई क्लास नहीं लगेगी, नहीं समझ आए तो पूछो, कंफ्यूजन में मत रहना। तुषार आगे मैं ऊपर ही एक्सटेंड करूंगा। तो ये क्यों नहीं, मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। ऊपर यार अच्छा एक मिनट, शिवानी आगे समझ, तो कौन पूछेगा? मेरे को भी नहीं आया। जल्दी याद आ गया, सो के उठ गए। ये पूछेगी मैम। रोहन, सॉरी रोहित, नहीं समझ आया। ध्वनि नहीं समझ आया, वो सदमे में बैठी है। अंशी नहीं समझ आया। मैं हो जाना चाहिए यहाँ पे, याद करें। प्राइस थोड़ी ना ये प्राइस थोड़ी है, मुझे एमआर प्राइस अभी हमने डिफरेंस चालू किया तो प्राइस और एआर अरे समझ गए तो मैं आ गया। ये कहते हैं कभी पता है। ओके लिसन, देखिए यहाँ से हमें पता चल गया कि ये मेरा जो है ये आउटपुट है, इक्विलिब्रियम आउटपुट है मेरा। इतना समझ आया ना सबको? आया? प्राइस हम डिटरमाइन करते हैं ना, तो ये हमारी प्राइस नहीं होगी, ये पी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू, ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है, प्राइस नहीं है। मार्जिनल रेवेन्यू इज नॉट इक्वल टू प्राइस, प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। तो ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है ना, तो यहां से हम प्राइस कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? तो प्राइस इक्वल टू एमआर है क्या? अभी नहीं आया समझ? नहीं है मैम, प्राइस आया ध्वनि सभी को? देखो ये वाला जो कर्व है, तुम इसको ध्यान दो, यहाँ पर पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है ना, ये वाला कर्व है। अगर इस कर्व से आप प्राइस डिटरमाइन करते हो तो दिस कर्व इज एमआर। तो यहाँ पर किसी पॉइंट पर टच होने का मतलब, इंटरसेक्ट होने का मतलब दैट इज इक्वल टू समथिंग, है ना? तो प्राइस कैन नॉट बी इक्वल टू एमआर, प्राइस विल ऑलवेज बी इक्वल टू एआर। तो इसलिए हमें इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा टिल दिस पॉइंट, और ये जो होगा दिस विल बी आवर प्राइस, नॉट दिस। समझ आया? डन? हाँ? किसको नहीं आया? नहीं आया? मैंने मेरे से पूछा भी नहीं। ओह सॉरी नंदनी, आप पूछोगे ना दोबारा समझाइए। अभी का सवाल आएगा वो तो पूछ लो। अच्छा देखो इधर ध्यान दो अंशी, देखो हमने क्या पढ़ा है? प्राइस इज इक्वल टू एआर, ये चीजें याद है। देखो जिसको और समझ नहीं आया दोबारा समझ लो। प्राइस इज इक्वल टू एमआर बोल सकते हैं, या ये हम बोल सकते हैं दिस इज इक्वल टू एमआर, नहीं है ना? एआर इज नॉट इक्वल टू एमआर। अगर ये इसके इक्वल नहीं है तो ये इसके इक्वल भी नहीं है, नहीं है ना? इतना क्लियर है ना? अब कोई पॉइंट है, अगर ये डिमांड कर रहे हैं, अगर ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ये सप्लाई कर रहे हैं, तो जहां पर एक दूसरे को कोई कर्व काटती है मतलब वो उस पॉइंट पर इक्वल होता है, ये होता है ना? अगर ये एमसी कर्व है, एमसी कर्व को अगर एमआर कर्व यहां से काट रही है तो मतलब इस पॉइंट पर एमसी कर्व इज इक्वल टू एमआर, ये होता है। तो वही चीज तो यहाँ पर हुई है। क्या हुआ है देखो, ये हमारा क्या है? एवरेज रेवेन्यू कर्व है, जिसे हम डिमांड कर्व भी बोल सकते हैं, ठीक है? और ये मेरा है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, ठीक है? और ये मेरा क्या है? मार्जिनल कॉस्ट कर्व। इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशंस क्या है? मार्जिनल कॉस्ट शुड बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। ये इक्वल कब होगा? जब कॉस्ट कर्व रेवेन्यू कर्व को कट करेगा, जहां पर वो इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को, ये मार्जिनल कॉस्ट है और ये रेवेन्यू है, तो इस पॉइंट को बोल सकते हैं ना जहां पर दोनों इक्वल है। यस मैम, समझ आ रहा है सभी को? नंदनी, यस मैम। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? यहां से हमें क्वांटिटी डिटरमाइन कर ली हमने, अब हमें प्राइस चाहिए ना,
तो प्राइस ये एमआर कर्व पर टच कर रहा है ना, एमसी कर्व, कॉस्ट यहाँ पर टच कर रहा है, तो एमआर इज नॉट इक्वल टू प्राइस एंड नॉट इक्वल टू डिमांड, तो हम इससे प्राइस डिटरमाइन नहीं कर सकते। प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, वहां पर परफेक्ट कंपटीशन में क्या था, डिमांड इज इक्वल टू एआर एंड डिमांड इज इक्वल टू एमआर, तो इसलिए हमने क्या किया, ये पॉइंट है, ये क्वांटिटी हो गई और ये हमारा प्राइस है। क्यों? क्योंकि एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू दोनों इक्वल थे, समझ रहे हो, दोनों इक्वल थे, तो दो पॉइंट यहाँ पर था, वही हमारा प्राइस हो गया। बट यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू है, हमें एवरेज रेवेन्यू की इक्वल करना है, तो इस कर्व को हम ऊपर 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 इन द एयर लेके जाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा प्राइस। तो उनसे डिटरमाइन कर लेंगे और इस वाले यहाँ से हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया, यहाँ से इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई। सभी को आया समझ में? प्रवेशिका सभी को? मैं नाम नहीं लिया उनके बाद में तो बहुत सीरियस हो जाते हो। नहीं लिया तो मैंने उसका नाम सबसे पहले लिया, नाम लिया है नंदिनी, है ना? अब नंदिनी नंदिनी करूंगी पूरी क्लास में, ठीक है? चलिए, तो अभी हमने कौन सी दो चीजें पढ़ ली हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होगा और इक्विलिब्रियम आउटपुट डिटर्मिनेशन हमने कर लिया। अभी हम जो बात करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज प्रॉफिट्स, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों की बात करेंगे, फिर हम अपना स्टार्ट करेंगे बिजनेस साइकिल। मैं प्रेफर करूंगी कि तुम लोग इसको नोट कर लो तो बेटर रहेगा, एक ही कर्व में मैं तुम्हें समझाऊं पूरा, ठीक है? देखिए पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, उसके बाद में नोट डाउन कर लेना। यहां पर हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व है, लेसन, और ये हमारा कौन सा कर्व है, मार्जिनल रेवेन्यू। दिस इज वो वाई एक्सिस, यहाँ पर हमारा प्राइस हो जाएगा और ये हमारी क्वांटिटी, ठीक है? अब समझ आ गया? पहले मैं ये क्लियर कर रही हूँ आपको, ये आया कहाँ से, एआर कर्व और एमआर कर्व कैसे क्लियर हुआ, आया कहाँ से, हमने ये पढ़ा, इलास्टिसिटी के बेसिस पर होता है, ठीक है? देन सेकंड में हम बात करेंगे, इसी में कर लेते हैं कि जो हमारा ये मार्जिनल कॉस्ट है, यहाँ से हमने एक बार फिर से रिवाइज करा रही हूँ, इक्विलिब्रियम को हमने डिटरमाइन किया और यहाँ से हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आया। अब यहाँ हम प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं फॉर डिफरेंट फर्म्स। अब देखिए वन बाय वन करेंगे प्रॉफिट्स, थोड़ा सा अगर पॉइंट इधर उधर हो जाए तो देख लेना, फ्री हैंड बना रही हूँ इसलिए। मेरी ड्राइंग तो तुम जिंदगी भर याद करोगे, देख लेना, सीए बन जाओगे फिर भी याद करोगे कि हमारी फाउंडेशन में एक इको वाली मैडम थी, वो ऐसे उठपटांग डायग्राम बनाती थी और हमसे ना जबरदस्ती हाँ करवाती थी उस टाइम पे यही बताओगे कि थी, कौन सा तुम लोग कांटेक्ट में रहने वाले हो, कांटेक्ट में आप तो जिंदा रहोगे, जिंदा रहने वाली बात नहीं है, बात ये बोला जाता है कि अगर कांटेक्ट में हो तभी। अब हम भी अगर अपना स्कूल टाइम याद करते थे, बोलते हैं एक मैम थी जो हमें साइंस पढ़ाती थी, वो ऐसी थी, ऐसे ही बोला जाता है, कॉमन सेंस यूज करो। डन? यहाँ तक समझ आया क्या क्या ये सारे डायग्राम्स में ये फॉर्म है, ठीक है? आपने कॉपी कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया, बिल्कुल ठीक बोल रहा है। तो ये बोल रहा है सारे सेम सिमिलर कॉपी करें, कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है? एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू। अच्छा मुझे ये बताओ, जब हम प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो कौन से दो कर्व्स को कंपेयर करते हैं? एक तो नहीं मैम, वो तो उसमें करते हैं एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट। मैंने कहा था इक्विलिब्रियम की जब हम बात करते हैं हम मार्जिनल्स को कंसीडर करते हैं
और जब हम प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो एवरेज को लेते हैं। Yes, परफेक्ट कंपटीशन में हमने डिस्कस किया था क्यों एवरेज को लेते हैं, टोटल को क्यों नहीं लेते, है ना? यस मैम। ठीक है, तो अभी हमें फिर यहाँ क्या चाहिए, कौन सा कर्व चाहिए? एटीसी या एसी, एवरेज कॉस्ट कर्व या एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व। देखिए ये एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व है। आई थिंक ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है, कब प्रॉफिट्स होंगे, कब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे, वो जो हमने एग्जांपल लिया था, है ना? एटीसी में क्या क्या इंक्लूडेड होता है बताओ, कौन सी कॉस्ट इंक्लूड होती है? इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट इज इक्वल टू अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दैट्स व्हाई हमारी कॉस्ट क्या होती है, ज्यादा होती है, बट प्रैक्टिकली वो कॉस्ट ज्यादा नहीं है। जब हमारी कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, हम बोलते हैं दैट इज प्रॉफिट। डिस्कशन किया था ना? अब यहाँ पर देखो ये पॉइंट है, ठीक है? इस पॉइंट पर क्या है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट ना? यस मैम। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, अब हम उसे बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स। इसको हमने डिस्कस किया था ना कि जब रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल होगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन होती है, तो फिर वहां पर प्रॉफिट कहां से आया, भूलना नहीं है। जब भी मार्केट में आपसे पूछा जाता है कि एवरेज कॉस्ट का क्या मतलब है, तो आप क्या बोलोगे, दैट इज इक्विवेलेंट टू इकोनॉमिक कॉस्ट। और इकोनॉमिक कॉस्ट में दो कॉस्ट आती हैं, आपकी अकाउंटिंग कॉस्ट जो एक्चुअल में एंटर की जाती है, आपकी बुक ऑफ अकाउंट्स में एंट्री होती है। दूसरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट जो इनकर नहीं हुई है बट मान लिया जाता है कि वो इनकर हुई है, तो इसलिए हमारी कॉस्ट जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है मैम, टोटल कॉस्ट की इक्वल नहीं होती है क्या? एटीसी, टोटल कॉस्ट की इक्वल एटीसी कैसे हो सकता है? तो उसके अंदर टोटल कॉस्ट तो क्या है, पूरी ओवरऑल टोटल कॉस्ट की बात करें, जो पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं वो उसे तो हम एवरेज कॉस्ट बोलते हैं। दिस इज एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट। एवरेज की बात करेंगे, टोटल नहीं है। समझ आया नंदिनी? यस मैम। अच्छा चलिए अब देखिए इसमें अच्छा बताओ यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ आएगा? MR इज इक्वल टू MC, ये वाला पॉइंट होगा ना, क्वांटिटी यस मैम। है ना, ये क्वांटिटी हो गया, और प्राइस इसको ऊपर एक्सटेंड कर दो, ये हमारा हो जाएगा प्राइस। और ये वाला पॉइंट वही है जो रिप्रेजेंट कर रहा है एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। तो हम बोल सकते हैं यही हमारी रेवेन्यू है, यही हमारी कॉस्ट है ना? सो OP इज इक्वल टू OC, दैट मींस AR रेवेन्यू इज इक्वल टू AR रेवेन्यू बोल रहे हो, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट्स। समझ आया? यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं दिस इज एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है? ये हमारा पॉइंट क्या होगा? रोहित समझ आ रहा है? यस मैम। शिवानी, अमीशा, प्रवेशिका, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तुमने लास्ट वाली क्लास नहीं अटेंड की ना, वीडियो देखनी चाहिए। गौरव, चल तू कैसे पूछ रहे जल्दी। नितिन, आ रहा है समझ अच्छे से? तू जाओ दादा को नहीं बोलते हो। कोई बात नहीं, बात कर लेंगे इसमें। अच्छा देखिए, ये हमारी क्या होगी, प्राइस, ठीक है? इसको हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे हमारी कॉस्ट तक। ये कॉस्ट पर ये पॉइंट आए, ये हमारा क्या हो जाएगा, OC। तो ये हमारा क्या है, OC इज ग्रेटर देन OP। कॉस्ट ज्यादा है, कॉस्ट ज्यादा है, लॉसेस। कॉस्ट ज्यादा है ना, OC इज ग्रेटर देन OP, यानी एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू। तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस। ठीक है? देन हम बात कर रहे हैं हमारे एवरेज। ये डायग्राम बनाते हो कि कैसे पता चलेगा कि कहाँ डाले एटीसी को, कैसे?
एक तो एग्जैक्ट एवरेज रेवेन्यू पर टच करता है, ठीक है, एक उससे अबव और एक उससे बिलो। जो अबव होगा वो लॉसेस को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि कॉस्ट है, कॉस्ट ऊपर चली जाएगी तो लॉस है। जब कॉस्ट कर्व को आप नीचे ड्रॉ करोगे रेवेन्यू कर्व के नीचे, तो मतलब आपकी कॉस्ट कम हो गई, रेवेन्यू ऊपर चली गई, तो वो आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हो जाएगा। हालांकि ड्रॉ तो करना नहीं है आपको, बस आपको एमसीक्यू करने हैं। बट हाँ, जब एमसीक्यू क्लियर ना हो, अगर डायग्राम्स के आपकी पिक्चर माइंड में क्लियर है, तो वहां पर आप डायग्राम फटाफट बनाकर देख सकते हो कौन सा कर्व ऊपर आ रहा है और कौन सा कर्व कहाँ किसको कट कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए इसको समझना जरूरी है। एक बार आपने बना के नहीं देंगे खुद से, और लिख के देंगे, डिपेंड करता है, जैसे आपको ये वाला डायग्राम दे दिया, ठीक है, और इसमें हो सकता है आपको नंबर्स दे दिए, कैलकुलेशन पार्ट कुछ दे दिया, हालांकि ऐसा आता नहीं है, इसमें इस तरीके से बोल दिया कि एवरेज टोटल कॉस्ट अगर मिसिंग है, तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा यहाँ पर प्रॉफिट होना चाहिए, लॉस होना चाहिए, क्या होगा, आप कॉस्ट कर्व कहाँ ड्रॉ करोगे। अधूरा आपको कर्व दे दिया, बोलेंगे इसको पूरा करो जिससे हम फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो, तो उसमें ऑप्शंस होगी कि योर एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व शुड बी अबव द एवरेज रेवेन्यू कर्व, or it should be below the average revenue curve, or it should be equivalent to the average revenue curve, or none of the above. तो अगर मैंने किसकी बात बोली, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट से तो क्या होना चाहिए, बिलो होना चाहिए ना, कि रेवेन्यू कर्व ऊपर चला जाएगा। अगर बिलो होगा तभी तो आपकी रेवेन्यू ज्यादा होगी और कॉस्ट कम हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना लॉजिक, सबको समझ आ रहा है। और ये बिलो की हमने बात की, आपको सिर्फ सेम वो फंडे याद रखने हैं। ये एमसी कर्व पर जहां रेवेन्यू कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है, ये आपकी क्वांटिटी आ गई, ठीक है। प्राइस निकालने के लिए आप इसको अबव लेकर जाओगे, कहां तक, एआर तक, यहां पर लेके प्राइस आ गई, और जहां पर ये वाला आपका कर्व जो कॉस्ट पर टच कर रहा है, ये आपका कॉस्ट है, तो ये क्या हो गया आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि देखो ओपी क्या है आपका, एवरेज रेवेन्यू है, ओपी इज ग्रेटर देन ओसी व्हिच इज ग्रेटर देन एसी, तो ये हो गया आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। समझ आया, डन, क्लियर, ऑल ऑफ यू, एनी डाउट स्टिल नाउ, नो। अच्छा, ये हमने बात की है शॉर्ट टर्म की, ठीक है। अब अगर हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं, उसमें सिर्फ आपको दो चीजें याद रखनी है, दो चीजें याद रखनी है। वो क्या है कि मोनोपोली में लॉन्ग रन में कभी भी लॉसेस नहीं होते, ठीक है, लॉसेस नहीं होंगे, ये वाली सिचुएशन नहीं होगी। बताओ क्यों नहीं होगी, सिंगल सेलर है, अगर उसी को ही लॉस हो रहा है तो वो तो एग्जिट कर जाएगा ना, एग्जिट में फ्रीडम है, निकल जाओ बेशक से, एंट्री में रिस्ट्रिक्शन है ना, तो अगर लॉस होगा सिंगल फर्म होने के बाद भी लॉस है तो वो एग्जिट कर जाएगा। तो मोनोपोली में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है और नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, बट लॉस नहीं हो सकता। और परफेक्ट कंपटीशन में उसमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं हो सकता, ठीक है, क्लियर। मोनोपोली आपका खत्म है। मोनोपोली में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मोनोपोली क्या, एक सिंगल सेलर है, वो जो मर्जी प्राइस चार्ज कर सकता है ना। जैसे अगर हम लोग रेलवेज की बात करें तो टॉप क्लास के लिए अलग चार्जेस हैं, नॉर्मल पैसेंजर्स के लिए अलग चार्जेस है, तो डिफरेंट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना। तो वो क्यों होता है, कैसे होता है, उसके भी कर्व्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली जो बच गया है उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको उसके फीचर्स अगर पता है दैट्स इनफ, उसमें आपको इतना ज्यादा कुछ नहीं करना। ये प्रॉफिट्स वाले हैं वो भी मैं करा दूंगी, ठीक है, ऐसे ही सिमिलर है वो, बाकी उसमें कुछ नहीं करना। मेन जो सबसे बड़ी चीज है वो ये दो है, मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली, ठीक है। ये दोनों क्लियर हो गए तो बाकी के दो तो कहोगे मैम ऐसे हो गया, बस कर लेंगे वो तुम्हारा, याद समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। तो वो बाकी जो बचा होगा उसको एक लेक्चर में खत्म कर देंगे लास्ट में। तो अभी आप एक बार गो थ्रू कर लो बुक में, कुछ डाउट हो, देखना हो, देन हम अपना रिवीजन स्टार्ट करते हैं 5 मिनट के ब्रेक के बाद बिजनेस साइकिल का, ठीक है।